नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो चुनावी चाय में। आपके साथ मैं हूं आयुषी गुप्ता। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों पर पहुंच रही है और इस दौरान हमारी टीम वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्या और स्थानीय मुद्दों की पड़ताल कर रहे हैं। आइए चुनावी चाय में आज देखते हैं उदयपुर का सियासी माहौल हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली के साथ। नमस्कार, मैं हूं कपिल श्रीमाली और अपने सहयोगी कमलेश दखनी के साथ आज हम मौजूद हैं उदयपुर शहर में और यहां पर आज हम आपको राजनीतिक सरगर्मियां दिखाएंगे और साथ में चुनावी चाय का स्वाद भी चखाएंगे। आमतौर पर राजनीति जब हावी होती है वो दौर होता है चुनाव का और फिलहाल राजस्थान में चुनावी दौर चल रहा है। ऐसे में हर ओर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चर्चाएं सुनने को मिलती है, लेकिन ये चर्चाएं सबसे ज्यादा चाय की थड़ी पर जो है वो सुनने को मिलती है। जो अलग अलग गुट चाय पीने के लिए जाते हैं वो वहां पर राजनीतिक चर्चाएं करते हुए नजर आते हैं। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध पंडित जी की लेमन टी पर, जहां पर कई राजनेता आकर चाय की चुस्की लेते हैं। तो वहीं यहाँ पर चाय का स्वाद फिलहाल राजनीतिक रंग लिए हुए है। तो आइए चलते हैं पंडित जी की लेमन टी पर। चुनावी चाय का स्वाद चखने के लिए हम आ चुके हैं पंडित जी की लेमन टी और आप देखिए ये है पंडित जी की लेमन टी की जो थड़ी है। आप देखिए यहाँ पर हल्दी घाटी वाले जो हैं ये हल्दी घाटी के रहने वाले हैं, इसलिए इन्होंने अपने बोर्ड पर भी लिखा है हल्दी घाटी वाले और एक डिस्क्लेमर जरूर दिया है कि स्वाद पर जाएं, दिखावे पर नहीं। तो काफ़ी पुरानी ये लेमन टी की शॉप है और यहाँ पर कई राजनेता जो है वो चाय की चुस्की लेने आते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर कुछ एक पोस्टर भी लगाया गया है जहाँ पर कई सारी जो अलग अलग हस्ती है, चाहे वो पत्रकारिता जगत से हो, सामाजिक जगत से हो, खेल जगत से हो या फिर राजनेता हो, वे सभी लोग चाय की चुस्की लेने के लिए पंडित जी की लेमन टी पर आते हैं। और फिलहाल जब राजनीतिक दौर चल रहा है, चुनावों का दौर चल रहा है, तो यहाँ पर जो लेमन टी मिल रही है उसमें भी कहीं न कहीं राजनीति का स्वाद जो है वो जो लोग हैं महसूस कर रहे हैं। इस समय पंडित जी हमारे साथ में, पंडित जी से बात करेंगे। आप देखिए कि लेमन टी को वे इस समय तैयार कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो लेमन टी पीने को तैयार हैं और जब तक चाय नहीं मिलती तब तक वे राजनीतिक चर्चाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। पंडित जी, किस तरह की शॉप है, कितनी पुरानी है आपकी? सर शॉप तो 2007 से है और पुरानी तो क्या है, दिन बे दिन स्वाद निखरता जा रहा है, तो कहीं न कहीं बेनिफिट ही है। अच्छा, किस तरह से बनाते हैं लेमन टी? लेमन टी सर सारे देसी मसाले हैं प्रॉपरली और कोई केमिकल पाउडर एसेंस कुछ नहीं है। सारे गाँव में जो जिस तरीके से अपन तैयारी करते हैं मसालों की कूट के उस तरीके से हम बनाते हैं इसको और सारा बेनिफिट वाला ही काम है। अच्छा, क्या काफ़ी स्वादिष्ट तो बताई जाती है, काफ़ी अच्छी है, लेकिन कैसे इसमें राजनीतिक तड़का लगा देते हैं आप? देखिए सर, अक्सर चाय की थड़ी हुई या पान की दुकान हुई या बस स्टॉप हुआ, वहाँ इस तरीके की चर्चाएं चलती है कि उसने वो किया, इसने वो नहीं किया, इसने किया, इस तरीके की चर्चाएं चलती है। यहाँ पे भी चलती है। कौन कौन आता है आपके यहाँ चाय पीने के लिए? काफ़ी राजनेता भी आए हुए हैं, फिल्म स्टार भी आए हुए हैं। किस तरह के राजनेता हैं? दोनों पार्टी के आते हैं और मतलब यहाँ की चाय की चुस्की लेने के बाद उनके विचार अलग ही चलते रहते हैं। भाई यहाँ ये ऐसा होना चाहिए, उस शहर में वो नहीं हुआ, उस शहर में ये नहीं हुआ, इस तरीके की चर्चाएं चलती हैं। आप बताइए कि आपकी चाय पीने के बाद में राजनीति में किस तरह से बदलाव लाने के विचार आने चाहिए लोगों? मैं तो चाय पिलाता हूँ खट्टी मीठी, तो यहाँ सभी तरह के विचार मिलते हैं, खट्टे और मीठे, लेकिन मैं उन सभी विचारों को मिठास में बदलने की कोशिश करता हूँ और अक्सर विचार एक जैसे होने की कोशिश होती है यहाँ पे। पर्यटकों की भी काफी पसंद है जी। पर्यटक तो पता नहीं सर, पूछो ही मत। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, होटल्स, ऑटो वाले, टैक्सी वाले सभी लोग यहाँ के लिए रिकमेंड करते हैं भाई वहाँ एक बार अगर आप नहीं गए तो आपका ट्रैवल मिस है, आप घूमना मिस कर रहे हैं, कुछ एक पॉइंट मिस कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं सर। अच्छा, कितनी चाय दिन भर की निकाल? चाय का हिसाब तो कभी लगाया ही नहीं है, हिसाब लगाना ही नहीं चाहता हूँ। ये हिसाब लगाता हूँ कि किसको चाय पसंद आई और किसको नहीं आई, और नहीं पसंद आई उनको मैं दूध वाली चाय देता हूँ या कॉफी देता हूँ उनको। मतलब कुल मिला के अपने यहाँ से कस्टमर खुश होकर जाना चाहिए। देखिए ये घर के बने मसालों से तैयार की हुई लेमन टी है जिसको पीने के साथ में राजनीतिक चर्चाएं जो है वो यहाँ पर सुनने को मिलती है। कई सारे लोग, आप देखिए कि इस समय यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि
जब वे चाय पीते हैं तो किस तरह चाय, जब आप चाय पीते हैं किस तरह की चर्चाएं होती है, क्योंकि चुनावी समय चल रहा है, चुनाव की किस तरह की चर्चाएं होती है? चुनाव के बारे में तो मैं विशेष रुचि नहीं रखता हूँ, बल्कि पंडित जी की लेमन टी पी के हमें मजा तरह की सरकार चाहते हैं आप, ये बताइए कैसे नेता होने चाहिए? जी बिल्कुल, राजनीति की चर्चा तो चाय की दुकान और नाई की दुकान, ये दो ही जगह ऐसी है जहाँ आदमी फुर्सत में बैठ के इन्हीं विषयों पे बात करता है और सभी तरह के लोग यहाँ पे आते हैं। सरकार देखिए, बीजेपी और कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, पब्लिक आज बड़ी समझदार है, वो यही चाहती है कि भाई सब जनता का जो कल्याण करे, जो अपनी घोषणाएं करते हैं उन्हें वो क्रियान्वित करें। खाली घोषणाओं से काम नहीं चलता सर, पब्लिक को रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल, देखिए पब्लिक जो है वो रिजल्ट मांगती है। इधर भी काफी सारे लोग हैं जो कि चाय का इंतजार कर रहे हैं, चाय पीने का इंतजार कर रहे हैं। और हमारे आपसे बात करना चाहेंगे किस तरह की चर्चा है, क्योंकि हमने देखा जैसा भी वो आप एक और सज्जन बता रहे थे कि चाय की दुकान पर अक्सर चर्चाओं का दौर बाजार जो है वो गर्म रहता है। किस तरह की चर्चाएं करते हैं आप? निश्चित रूप से चाय एक ऐसी चीज है जहाँ हिंदुस्तान में मनवार की बात करें तो चाय की मनवार सबसे पहले होती है, और जो गेस्ट की आवभगत भी होती है तो चाय के बिना उसको जाने नहीं देते हैं। तो चाय हिंदुस्तान के लोगों के दिल में रग रग में बसी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाय बेच के ही देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो निश्चित रूप से आज ये जो राजनीति का जो बाजार है चाय के स्थान से, और ये जो पंडित जी की लेमन टी है, यहाँ पर तो निश्चित रूप से जायका है चाय का, और जायके को लेते हुए राजनीति की सारी चर्चाएं आसपास के दोस्तों के साथ, परिवारजन के साथ, टूरिस्ट आते हैं उनके साथ भी चर्चा हो जाती है कि देश में क्या चल रहा है। तो निश्चित रूप से राजनीति और चाय दोनों एक दूसरे से पूरक है। ये वो जगह है जहाँ पर काफी पुरानी जगह है, कई राजनेता यहाँ पर आते हैं, कई अन्य लोग भी यहाँ पर आए हैं। उनका किस तरह का विचार सुनने को मिलता है जब यहाँ पर खड़े होकर बात करते हैं? सब तरह के लोग यहाँ आते हैं और आप देखते हैं कि तरह तरह की बातें होगी, राजनीति की बातें होती है, देश विदेश की बातें होती है, सब तरह के, जैसे जिस तरह के बाहर जो युद्ध चल रहे हैं उस तरह की भी बातें होती है। राजनीति में आप देखेंगे कि आज की जो चर्चा है, अभी पूरी चर्चा जो है कांग्रेस गवर्नमेंट पे है, जिस तरह से वो योजनाएं चला रही है। आए दिन हर आम आदमी, युवा, बुजुर्ग, हर उसी पे कहता है कि अरे आज कौन सी योजना चली जिससे जनता को राहत मिल रही है। तो आप देखिए कि अशोक गहलोत की जो सरकार है, जिस तरह से योजनाएं चला रही है, उस पे मैं देख रहा हूँ कि करीबन 2-2.5 सालों से उसी पे हर इंसान चर्चा कर रहा है। और जिस तरह से बाहर की जो महंगाई है और जो निरंतर पेट्रोल की रेटें बढ़ रही थी, उस पे भी लोग परेशान हैं। और अपनी एक दूसरे को, आज बहुत सारे ऑटो वाले भी खड़े रहते हैं, तो अपनी एक दूसरे की समस्याओं का बखान करते हैं कि आज इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ। तो लोग अपने दुखों का, सुखों का, योजनाओं का, हर तरह से जो भी लोभ लालच, हर चीज़ की जो पराकाष्ठा होती है उस चीज़ पे यहाँ बात करते हैं। और चुनाव स्टार्ट हो गए हैं, आचार संहिता लग गई है, तो अभी तो बस केवल चुनावी माहौल ही है और चुनाव पे ही चर्चा हो रही है। बिल्कुल, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तुलना राजनीतिक विश्लेषक तो करते हैं, लेकिन आम आदमी भी इनमें तुलना करता है। जब चाय पीता है या फिर और कोई परिवार के सदस्य साथ बैठे होते हैं तो वे तुलना करते हैं। आप किस तरह से सोचते हैं? एक बार तो ये कहूँ कि जब चाय की बात करें तो इंडिया में एवरी टाइम इज टी टाइम, कभी भी चाय पर हो जाए और चर्चाएं होना आम बात है। कि ये चाय आपको राजनीतिक स्वाद चखा रही है? नहीं, नहीं, ये आम स्वाद है और अच्छा स्वाद है इसका। लेकिन राजनीति की बात आती है तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी इस पर चर्चा जरूर करते हैं। और देश की राजनीति में क्या चल रहा है, क्योंकि देश की राजनीति से सीधा सीधा हम विश्व से जुड़ जाते हैं और विश्व परिप्रेक्ष्य में भी बहुत सारी बातें आती हैं, तो कहीं न कहीं हम इन सब से जुड़े रहते हैं और ये चर्चाएं आपस में होती हैं। वहीं अब राजस्थान में जब आचार संहिता लग गई है तो हमें लगता है कि अब चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है। और उदयपुर में तो वाकई, उदयपुर और पूरे राजस्थान में कहूँ कि बहुत एक सबको बड़ी रोचक स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस होगी या बीजेपी होगी, कांग्रेस इतने ज्यादा अपने नई नई योजनाएं ला रही हैं तो लग रहा है कि वो पुरजोर कोशिश में लगी है। वहीं बीजेपी भी अपने कैंडिडेट इस तरीके से उतारने की कोशिश में है कि हम जीत पूरी तरह हासिल करें। तो वाकई ये चर्चाएं बहुत तेजी से इन दिनों चल रही है। आचार संहिता के बाद तो और ज्यादा तेजी से ये बातें चल रही हैं। बिल्कुल, आप बताइए कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद अयूब। अच्छा, चाय पीने आए हैं आप, कैसा लगा चाय का स्वाद यहाँ का? देखिए, अभी चुनावी दौर चल रहा है, पान का गल्ला हो या चाय की दुकान हो, अभी एक ही तरह की चर्चा होती है, चुनावी माहौल। जो काम राज्य सरकार अभी कर रही है, मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। 51 योजनाओं के साथ
वो वापस चुनावी मैदान में उतरेंगे। और अभी जो योजनाएं लागू हैं, सबसे बड़ी योजना है 25 लाख का जो चिरंजीवी वाला मामला है। मैं कहता हूं कि एक परिवार में भी अगर कोई बीमार हो जाए तो 25 लाख का इलाज कराने में लोग उधार देने में भी काफ़ी सोचते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी योजना जो है माननीय गहलोत साहब ने दी है और हम चाहते हैं, हालांकि ये सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है, फिर भी शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ें आज के दौर में ये है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, और बेहतरीन इसमें काम करना चाहिए। आम जनता को इससे ही राहत मिलेगी। महंगाई सबसे बड़ा इशू है, महंगाई हिंदुस्तान में भी बहुत चरम पे है। किसी न किसी तरह केंद्र सरकार को चाहिए कि महंगाई कम हो, उस पर भी केंद्र सरकार काम करे, राज्य सरकार को भी राहत दे, ताकि आम आदमी किस तरह से फायदा हो। कोई पार्टी की बात नहीं, आम आदमी किस तरह से लाभान्वित हो, किस तरह से फायदे में रहे, ये सरकार को चाहिए। आप लोग जब चर्चा करते हैं तो क्या चाहिए, उदयपुर में बैठकर पूरे राजस्थान की चर्चा करते हैं कि कैसे वो बगावत खत्म होनी चाहिए या बगावत और कैसे आगे बढ़ेगी इसको लेकर? उदयपुर एक वो उदयपुर अब जिस तेजी से बढ़ा, अब उदयपुर में सिर्फ उदयपुर के लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, बाहर से आए हुए लोग भी रहते हैं। तो हमें वहाँ की भी जानकारियाँ मिलती कि किस तरीके से वहाँ की पॉलिटिक्स रन करती है, भरतपुर में किस तरफ से रन करती है, धौलपुर में किस तरह से रन करती है। तो उदयपुर में बैठ के अब राजनीतिक चर्चा करना आसान होता है। जैसे हम देख रहे हैं कि देवजी पटेल का सांचौर सीट से बहुत विरोध हो रहा है, लेकिन सांचौर के अंदर भी खाने भी ये बात चल रही है कि जिस तरीके से सुखराम बिश्नोई के होने से वहाँ जब जिला बना तो वहाँ पे हर मतलब एक जाति समुदाय को एक स्पेशल प्रोविजन मतलब फायदे मिले। उस हिसाब से जो दूसरी जातियां हैं वहाँ पर, उन्होंने सुखराम जी का बहुत विरोध किया है। तो देव जी का जो अभी हम विरोध देख रहे हैं, लेकिन क्या जब चुनाव हो, जब नतीजे आए, जब वोट डले, तो शायद देवजी पटेल चुनाव आसानी से जीत जाए, क्योंकि उनके साथ दूसरी जातियां एक साथ होकर उनके साथ चुनाव में लग रही है। अभी विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो चुनाव जीत जाए। आप यहाँ चाय की दुकान पर बहुत डीप एनालिसिस कर रहे हैं, आप बताइए कि किस तरह से राजनीतिक चर्चाएं अभी चल रही है? देखिए, राजनीतिक चर्चाएं जो चल रही हैं वो कहीं और से नहीं आती, जो हमारे आसपास हैं, जो सब चीजें होती हैं उनसे ही आती हैं। पर राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं अपन देखें तो चीजें ऐसी होनी चाहिए कि जो सर्वमान्य हो। आज हम देखते हैं कहीं ना कहीं आप हर जाति को साधने की बात की जा रही है। राजनीति के अंदर जाति को कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। आपके पास जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे व्यक्तित्व हैं, उनको आगे लाना पड़ेगा। अब कब तक ये जो समीकरण है, इनसे कहीं ना कहीं ऊपर आना पड़ेगा। और योजनाएं जो भी हैं वो ऐसी बनानी चाहिए जो सर्वहित में हो, ना कि ये नहीं कि किसी को आप पैम्पर करने के लिए इस कास्ट को या उस कास्ट को, वो नहीं करना चाहिए। और उम्मीदवार ऐसे लिए जाएं जो सर्वमान्य हो। और कहीं ना कहीं ये बात चलते हैं कि लोकल, चाहे लोकल हो चाहे बाहर का हो, पर व्यक्ति ऐसा हो जो अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर काम कर सके। जो ऐसा नहीं जो जीत जाओ, जीतने के बाद 5 साल अपना फेस ना दिखाए, ऐसा नहीं। काम ऐसा हो ताकि जो लोकल लोग खुद बोले कि हाँ यार काम तो कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टिकट वितरण करना चाहिए। और शायद कहीं ना कहीं अगर आप जो भी पार्टी इस चीज़ को ध्यान में रख के ये काम करेगी, वो 100% वो राजस्थान की जनता का दिल जीत लेगी। बिल्कुल। कैसी लग रही है चाय? लेमन टी तो बहुत ही अच्छी है, पंडित जी तो वैसे दिलों में बसे हुए हैं। इसे राजनीतिक चुस्कियाँ कितना स्वाद दे रही है? राजनीतिक चुस्कियाँ तो बहुत ही दे रही है। बहुत से लोग बोल रहे हैं बीजेपी, बोल रहे हैं कांग्रेस, पर देखा जाए तो राजस्थान में कांग्रेस का काम अच्छा है। वैसे कांग्रेस नहीं बोल सकता हूँ, वैसे इस सब अशोक गहलोत जी ने जो काम करा है वो शायद पार्टी भी नहीं कर सकती है। आप लोग जब चर्चा करते हैं तो कौन कौन सी योजनाओं की चर्चा करते हैं विशेष? सर यही करते हैं कि गरीबों को कुछ अच्छा मिल जाए। दूसरे मजदूर लोग होते हैं जो कि यूपी से आते हैं, इधर से आते हैं, बट राजस्थान के लोग थोड़ा काम कम कराते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग चाहते हैं मजदूरों को भी थोड़ा अच्छा काम मिल जाए। दूसरा जो कि लोग किराए पे रह रहे हैं, जिसकी प्रॉपर्टी लेने की हैसियत नहीं होती, तो बजट की चीज़ें जो होती है उदयपुर में वो कम कराई जाए तो अच्छा है। बिल्कुल। देखिए, चाय पी ली आपने? अच्छा, लेमन टी की जो चाहिए वो इसका टेस्ट कहीं नहीं बैठता। रोजाना पीने आते हैं? रोजाना आता हूँ दिल्ली। चर्चा क्या करते हैं यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद ये मिठास बढ़ा रहा चाहिए, अच्छा है। राजनीतिक मिठास बढ़नी चाहिए। हाँ, बढ़नी चाहिए। कैसे बढ़ेगी? दिल्ली पियेंगे तो। बिल्कुल। देखिए, आप बताइए कि किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए विशेष तौर पर? सर मेनली तो ये है कि जो अभी मेरे हिसाब से जो राज्य सरकार है, अशोक जी गहलोत साहब, उन्होंने जो ये योजना बांटी है कि अभी फ्री मोबाइल वाली, इसको नहीं करके अगर जैन समाज के लिए अगर कुछ दूसरा करते हैं, क्यों मोबाइल से ऐसा कोई बहुत बड़ा विशेष काम तो होगा नहीं जो उन्होंने अरबों रुपए खर्च कर दिए। अगर यही पैसा कहीं जन समाज के लिए और कोई हॉस्पिटलिटी में करते हैं या फिर शिक्षा के लिए करते हैं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया था। और बाकी जो केंद्र सरकार जो अभी जो कर रही है कि महिलाओं का सशक्तिकरण, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। ये दूसरों को भी, कांग्रेस पार्टी को भी करना चाहिए। और कांग्रेस जो अभी जो मेरे हिसाब से जो चल रहा है कि ये पुराने ही चेहरों को नया सामने लेके आ रहे हैं, मगर जबकि अब की जो
मेहनती हैं और जो काम करने वाले हैं उनको ऊपर उठाना चाहिए कि बजाय पुराने चेहरों के। अगर पार्टी वापस आना है तो विपक्ष में भी। आप क्या मानते हैं, क्या बड़े मुद्दे हैं? सर सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि आप खाली जेब सब कुछ बांट रहे हैं और देंगे कहाँ से? उसका तो कोई सोर्स होना चाहिए। आप बांटने को तो बहुत कुछ है, खाली कहते रहो कि ये मैं दे दूंगा वो दे दूंगा। आज जिले बनाए, अच्छी बात है सर, राजस्थान की सर जनता के लिए बहुत अच्छी खबर है। बाकी उनको बनाने के लिए आपके पास फंड कहाँ है? फंड के लिए तो आप वापस केंद्र को ही ताकेंगे, तो उससे बेटर वो करिए ना जो जनता के लिए काम का हो। इधर तो खाली जेब में आप ये घोषणा कर रहे हैं वो घोषणा कर रहे हैं, क्या मतलब है? बिल्कुल। देखिए पंडित जी से एक बार फिर बात करते हैं। पंडित जी, चाय एक बार और तैयार हो रही है? हाँ जी, एक बार और तैयार हो रही है। आप बताइए कि अभी हमने यहाँ जो चाय पर चर्चा जो की जाती है, ये चर्चा दोनों ही पार्टियों की मिली जुली नजर आती है। आप क्या सोचते हैं किस तरह के मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे तो सर एक्चुअल में एक तरफा ही होने चाहिए और होना देश का भला होना चाहिए, न कि मेरे अकेले का। कि अपन आए तो अपन देश के लिए आए और देश का भला करने के लिए आए ना, तो देश का भला होने वाला ऐसे मुद्दे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली मेरा ही घोड़ा छाया बांधने के लिए मैं मेरी कोशिश करता रहूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देश का भला होना चाहिए। देखिए एक बार फिर बात करेंगे, जिस तरह का बीजेपी में विरोध देखने को मिला है, आपको लगता है कांग्रेस की तरह के समीकरण होंगे? नहीं, विरोध तो एक बार तो प्राइमरी तो होता ही है, क्योंकि आस होती है सबको टिकट की, मुझे भी टिकट मिले। दावेदार एक सीट के लिए 6 दावेदार होते हैं, 4 दावेदार होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार एक मिलना टिकट एक को है तो 3 जने नाराज होते हैं। लेकिन एक पार्टी में पार्टी की विचारधारा से लोग रहते हैं तो बाद में सभी एक मिलजुल कर काम करते हैं। ऐसा मैंने अपने 20 साल के राजनीतिक कैरियर में देखा है। तो निश्चित रूप से ऐसा कोई मुझे विषय लगता नहीं है कि ज्यादा उसका इशू रहेगा। इसके अलावा ज्यादा कोई इशू मुझे लगता नहीं है। आप बताइए कि क्या कांग्रेस भी कुछ ऐसे निर्णय लेगी बड़े टिकट वितरण में जिससे गुटबाजी कम हो सके, विनिंग कैंडिडेट आ सके, या फिर वैसे ही पुराने चेहरों पर ही चलेगी आपके हिसाब से? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कम से कम 4 अलग अलग तरह के सर्वे कराए हैं। उनमें कुछ नाम, 3 नाम जो है वो पैनल में गए हैं। उन तीनों में से कांग्रेस जिसको भी टिकट देगी वो सर्वमान्य होगा, हर एक को मानना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, आज कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है 5 साल में, तो मैं ये गारंटी तो नहीं लेता हूँ, गारंटी तो गहलोत साहब भी दे रहे हैं, वो मोदी जी भी दे रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहते हैं, गारंटी मानो आप, कांग्रेस की सरकार पुनः रिपीट होगी उनके काम को लेके, उनके काज को लेके। और जहां तक टिकट वितरण का सवाल है, कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी, मैं समझता हूं किसी तरह का कोई विरोध नहीं होगा, सब उसके साथ होंगे और निश्चित रूप से उसको जिता के लाएंगे। महिला सशक्तिकरण बिल का कितना असर देखने को मिलेगा चुनाव में? बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि जब चुनावों में जो वोट करने वाले लोग हैं वो जस्ट आधे हैं, 50% उनका योगदान है, तो इसका असर बहुत ज्यादा आने वाला है और आएगा। और टिकट जब ज्यादा मिलेंगे, महिलाएं ज्यादा होंगी, तो अपने आप महिलाओं का सपोर्ट होगा, महिलाओं को आगे बढ़ावा मिलेगा, और जब महिला आगे आती है तो देश का विकास अपने आप अच्छे से होता है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि उसे लागू नहीं किया गया। जो प्रोसेस है वो तो चलेगा ही, प्रोसेस चलने के साथ ही लागू होगा, लेकिन हाँ कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट तो आता ही आता है। एक बार जब घोषणा हो गई है तो लगता है कि नहीं, आगे ये प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण होते ही लागू हो जाएगा और उसका असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए असर देखने को मिलेगा। युवाओं को किस तरह की उम्मीद है, क्योंकि केंद्र पर भी आरोप लगते हैं कि युवाओं को ठगा गया, राज्य पर भी आरोप लगते हैं युवाओं को ठगा गया। मेरा एक ही निवेदन है राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, जिस तरह से भर्तियों पर हमेशा पिछली सरकार में भी हुआ, इस सरकार में भी हुआ, तो मैं चाहता हूं कि जो युवा इतने सालों से कर रहे हैं कि एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं और किसी न किसी तरह से पेपर लीक हो जाता है या पेपर की ऐसी कोई चीज हो जाती है जिससे भर्ती रद्द हो जाती है, पेपर रद्द हो जाता है, तो मैं चाहता हूं कि कोई भी सरकार बने, मतलब लगभग तय है कि अशोक गहलोत सरकार ही बनेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी सरकार हो, केंद्र की हो, राज्य की हो, किसी भी पार्टी की हो, पर युवाओं पर फोकस करते हैं आप हमेशा, और युवाओं को ही दरकिनार कर दिया जाता है, युवाओं को ही हमेशा एक अलग रास्ते पर छोड़ दिया जाता है। चाहे भर्तियों के नाम पर भर्तियों के नाम पे एक झांसा तो दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब भर्तियां आती है, पेपर लीक होता है और भर्तियां रद्द हो जाती है, तो युवा कहीं ना कहीं मायूस होता है और आत्महत्या के कगार पर आ जाता है कि मैंने इतने सालों से मेहनत की और इतने सालों पे से ये चीज होता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि घोटाले, जो भर्तियों में घोटाले होते हैं, कोई अगर किसी भी तरह से अगर पहुंच जाता है वहां पर, तो देखते हैं कि कोई अपना कौन बंदा है,
कैसे पैसे लिए जा सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर लगाम हो, उस पर कानून बने, उस पर एक नियंत्रण, एक पूरी एक टीम बने जो इस पर नियंत्रण कर सके। तो उसी तरह से युवाओं पर भी फोकस करना पड़ेगा और युवाओं को एक जो मतलब एम्प्लॉयमेंट है वो सुनिश्चित करके आपको करना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन की जो चर्चा वो काफी तेजी से छेड़ी गई, हालांकि इस बार इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कितना फायदा मानते हैं आप उससे? इधर उससे बहुत ज्यादा फायदा आएगा। जो खर्चा 2-3 बार हो रहा है वो एक बार होगा। उसमें ही सबको एक चीज रहेगी कि किसी भी तरह से आप जो चीज अपन चाह रहे हैं स्टेट में चाहे सेंट्रल में, उसको एक साथ अपन लेके चल सकते हैं। आज अपन किसी को लेके चल रहे हैं, बाद में वापस चुनाव आ रहे हैं सेंट्रल के, तब अगला व्यू अलग आता है। अपने पंचायत स्तर का जो चुनाव है उसमें अलग आता है। तो इससे बार बार यूं पब्लिक मोटिवेशन होती है। उसकी बदौलत अगर अपन वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो मामला लागू होगा, तब ये एक ही पैटर्न चलेगा कि चलो जिसको भी करना है, जिसे भी, जैसे पंचायत लेवल पे किस पार्टी को लाना है, या जैसे स्टेट पे किसको लाना है, सेंट्रल में किसको लाना है, तो उसकी वो रूमिंग चलेगी। उससे बहुत सी युवा वर्ग को जो साधेगा वो आगे चलेगा। आप लोग जब चर्चा करते हैं तो क्या इसकी चर्चा होती है कि वास्तव में ये फायदेमंद होगा और इसे तुरंत इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, क्योंकि ये आगे बढ़ गया, इस बार इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? वन नेशन वाला ना, इसमें बिल्कुल इम्प्लीमेंट तुरंत करना चाहिए था कि देश का पैसा बचेगा, देश की जनता के लिए बचेगा। अगर अपन इस तरह से अगर अलग अलग चुनाव में करेंगे, अरबों रुपए का जो हानि हो रही है वो एक तो वैसे ही जा रहा है। अगर जनता के बीच में जाएगा, जनता में बढ़ेगा, तो देश की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी। और हम चर्चा भी ये करते हैं कि ये क्यों लेट कर रहे हैं, इसको आगे आगे बढ़ा के विरोध करना ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इसको निश्चित रूप से आगे जल्दी से जल्दी इसको निपटाना होगा। राजनेता की छवि कैसी होनी चाहिए? आप लोगों की चर्चाओं में किस तरह की छवि निकल के सामने आती है? राजनेता की छवि ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति उसके पास चला जाए तो उसका काम उसका कर देना चाहिए। राजनेता बनता ही इसीलिए ताकि कोई भी पब्लिक का कोई व्यक्ति परेशान हो, किसी भी तरीके की उसको कोई समस्या हो, तो उसका काम वो करके दे, तब वो राजनेता होता है, जमीन से जुड़ा हुआ नेता होता है। ताकि उसका व्यक्ति उससे महसूस हो सके कि ये मेरा नेता है और मैं इस पे भरोसा करके इसको वोट देगा, अगर मैं वहां पहुंचाऊंगा तो मेरे आने वाली पीढ़ियों तक के लिए कानून बनाएगा और उसका काम करेगा। ये राजनेता की छवि। आप बताइए, आपकी चर्चाओं में किस तरह का राजनेता निकल गया? राजनेता बिल्कुल सड़क से जुड़ा हो, जो सड़क पे आम आदमी के काम करने में, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, जब आप एक बार चुनाव जीत जाते हो तो जनता पूरी आपकी, हर एक आदमी का काम करना आपका कर्तव्य है। अगर इस तरह का कोई नेता बनता है तो वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा आगे जाके नेता बनता है। केवल चुनाव जीतने के बाद गाड़ियों में घूमना, अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को नहीं पूछना, इस तरह के लोग एक बार ही आते हैं, हमेशा नहीं आते। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? मेरा मानना है कि राजनेता वो होना चाहिए जो एकदम डाउन टू अर्थ हो और हर जाति वर्ग को साथ में लेकर चले। और एक जो ये अभी जो राजनेताओं में होता है कि टाइमिंग के मैं 2 से 5 बजे मिलूंगा, ये आप जब वोट मांगते समय आप जब ये नहीं सोचते हो कि मैं 2 से 5 बजे ही वोट मांगने जाऊंगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करूं, ये चीज़ नहीं करूं, और जब आप राजनेता बन जाते हो उसके बाद आपको लगता है कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, 2 से 5 ही मिलूंगा, तो ये टाइमिंग का जोन नहीं होना चाहिए। कभी भी राजनेता अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक सर्विस है, पॉलिटिक्स इक्वल टू पब्लिक सर्विस। आप जितना पोलाइट रहेंगे, जितनी पब्लिक सर्विस करेंगे, उतना ही उच्च स्तर पर जा पाएंगे। तो मेरा मानना है कि राजनेता एकदम हर लोगों की नर्व को पहचानता हो, हर समाज की नर्व को पहचानता हो कि इससे इनको ये फायदा मिलेगा और इससे मैं इनका ये उत्थान कर सकूंगा। बिल्कुल। आज चाय पीने आया पंडित जी की, किस तरह की चाय का स्वाद है यहाँ का, और यहाँ चाय पीते समय राजनीतिक परिदृश्य पर किस तरह की चर्चाएं होती है? देखिए, पंडित जी की चाय तो पूरे उदयपुर शहर में फेमस है। अगर मैं कहूँ कि प्रदेश में और इंटरनेशनल खिलाड़ी भी यहाँ पर आकर अपनी आनंद चाय का वो बता चुके हैं, तो इनकी बात तो निराली है। अब रही बात राजनीति की, तो चाय की नुक्कड़ पर बैठ के तो राजनीति की बातें तो होती ही है। हर व्यक्ति की ये अपेक्षा रहती है, आकांक्षा रहती है कि उसका शहर का विधायक जो हो अपना हो। मतलब उसके पास अगर हम जा रहे हैं किसी काम को लेकर या किसी व्यथा को लेकर, तो हमारी तुरंत प्रभाव से उसकी सुनवाई हो जाए और आपसी में मेल जोल जो बहुत आसानी से हो जाए। तो हर व्यक्ति की इच्छा ये रहती है। शहर का विजन होना चाहिए। अभी शहर में जो ट्रैफिक की समस्या है, जाम की स्थिति बनी हुई है, सड़कें सकड़ी हो गई है, ब्रिज की आवश्यकता है, ये फुटपाथ पे अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, इन सब की मुक्ति के लिए तो ऐसा दमदार विधायक होना चाहिए जो जनता की भावना को समझे, न कि अपने हित को आगे रखे।
बिल्कुल। तो उदयपुर में पंडित जी की लेमन टी पर चुनावी चाय का सफर यहीं समाप्त करते हैं और फिर किसी और चाय की थड़ी पर चलेंगे और वहां चुनावी चाय का स्वाद चखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।